ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर लेक्चर नंबर 8। टॉपिक आपको चल रहा था पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लेकिन अभी भी एक पेज फंसा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था, तो एक लास्ट डेरिवेशन हम लोग ने किया था जो कि डाउट फॉर्म में रह गया था, दैट इज d माइनस टी कैसे आया था सर, है ना, कॉमन लेके। ठीक, यहाँ पे तो मैंने बता दिया था, लेकिन आपको यहाँ फंस गए थे कि सर d माइनस टी कैसे हुआ, जबकि एक्सप्रेशन इतना आसान है। मैंने कहा था कॉमन लेना है, कॉमन लेके देखोगे तो दिख जाएगा, नहीं दिखा तो मैं करवा दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट था, तो वो पूरा करते हैं। मैंने कहा भैया एक चीज मुझे बताओ, ये माइनस नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, पहले बता दे रहा हूँ, दिस इज नॉट माइनस, ये आगे से चल गई है पेन मेरी, क्योंकि आप ऊपर से फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ माइनस साइन नहीं था। बस क्या हुआ, ये क्यू कट गया और ये a अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ एरो भी बना हुआ है ऑलरेडी, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, बिकॉज मैंने सिखाया हुआ है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, इसका भी डिनोमिनेटर तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर। बचेगा क्या सर, सिर्फ d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r बचेगा, यही बचेगा ना, और कुछ तो बचेगा नहीं। ठीक है, मतलब ये सारे क्या हैं, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन के फॉर्म में, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने कहा था कॉमन लेना है, कॉमन लेना है और आपको आंसर आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, आपको ये दिखानी, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्रेक कर दूंगा, 1 सेकंड के अंदर तुम्हें आ जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाद में इसको मिटा देंगे, नोट्स में नहीं जाएगा ये। तो मेरा फॉर्मूला था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या था भाई, d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। मैंने कहा सबसे पहले मैं इस जो ब्रैकेट है इसको हटा दूंगा, क्या कर दूंगा, ब्रैकेट हटा दूंगा, फिर इस ब्रैकेट को यूज करूंगा। अभी मैं इसको ये नहीं कह रहा नहीं करूंगा आगे, लेकिन अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है भाई, अगर मैं d को अलग कर दूं तो लिखा है माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा ये बता, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ब्रैकेट कर दूं, ठीक है, क्या कर दिया, ऐसे ब्रैकेट, क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा मैं, आराम से देखो, मैं कह रहा हूँ बस ये टर्म मेरा 1 हो गया और ये हो गया मेरा टर्म नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को बस देखेंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ से माइनस टी कॉमन लूंगा तो जहां माइनस टी वहां आ जाएगा प्लस 1, और जहां प्लस टी वहां आ जाएगा माइनस 1, बिकॉज जो चीज है उसको ही आप निकाल सकते, जो नहीं है उसको आप नहीं निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ प्लस टी है तो आप माइनस टी कैसे निकाल लो, तो टी तो निकल जाएगा, लेकिन वहां पर एक माइनस साइन को छोड़ जाएगा, ताकि जब वापसी करे तो आपको दिख जाए। फिर से वापस से दिखा रहा हूँ कैसे, तो इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लेने में डरावना लगता है माइनस टी पहले, तो मैं ऐसे लिखूंगा t प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन माइनस टी, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको इधर लिख दिया, इसको लिख दिया, सही लिखा ना मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर मैं माइनस टी कॉमन लूंगा तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा, तो आपको डर नहीं लगेगा कि बाहर एक प्लस का साइन है ना, डर नहीं लगेगा ना। अब मैं कह रहा हूं मैं माइनस टी को कॉमन लूंगा भाई साहब, मैंने कहा कि माइनस टी को कॉमन लेंगे तो आएगा d माइनस टी। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताओ इधर क्या आएगा, क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, और यहाँ आ जाएगा प्लस, इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ऐसा कुछ लिखा हुआ है यार, तो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लग गया कि ऐसा देखने में लग रहा है कि खतरनाक हो गया है ना, तो दिक्कत यही हो गई थी और कुछ नहीं। तो इसका मतलब अगर कुछ चेंज करना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्रैकेट को हटा दूंगा ताकि तुम्हें डर ना लगे, ताकि तुम्हें डर ना लगे। समझ में आया, देखो दिख गया नहीं सेम चीज, d माइनस टी और ये आ जाएगा 1, देखो प्लस 1 को आगे लिखोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बहुत अगर डर लग रहा है तो इस ब्रैकेट को हटा दो, दैट्स इट, दिख गया सेम आंसर। ठीक है, इतना ही करना था इसमें, यही आपका होमवर्क, समझ में आ गया बॉस। तो अब इससे हम लोग आगे जाके इसी केस का यूज किया था हम लोग ने, जहां पर ये इसी के बाद जस्ट लिखा हुआ है, अगर ये क्या हो गया आपका, बताओ इन्फिनिटी हो गया तो क्या होगा, मतलब ये कौन सा केस था, जब यहाँ पर कंडक्टर डाल दिया था हमने, स्लैब को हटा के क्या डाल दिया, एक कंडक्टर की प्लेट डाल दी, इसकी थिकनेस कितनी थी, t, तो वहां पर एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी, तो ये होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t। तो आपका क्या हो गया, कैपेसिटर इंक्रीज कर गया डिक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया डिक्रीज कर गया, कुछ सोचो। 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r उसकी सपोर्ट कर रहा था डिनोमिनेटर की, कि उसके अगेंस्ट था, इंक्रीज कर गया, कुछ वैल्यू ले लो, चलो एप्सिलॉन r की वैल्यू 2 ले लो। ठीक है, जरा मुझे बताओ, d माइनस t रहने देना, करो जरा सॉल्व करो,
क्या आ जाएगा? सर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर लिया कि कैपेसिटेंस? मैं कैपेसिटेंस ही पूछ रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके डिनोमिनेटर से ही चलेगा, ठीक है? जरा मुझे बताओ एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 2, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा भाई? 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और क्या बन जाएगा ये? 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t, यही तो बनेगा ना? इसको मतलब इस केस में तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता दिख रहा है, ठीक है? अब जरा d माइनस t है, सिर्फ d माइनस t, तो पूरी वैल्यू क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? अगर 2 लिया एप्सिलॉन, अरे ये तो डिक्रीज हो गई। सारा खेल क्या है ना कि वैल्यू पुट करके देखा जाता है। ऐसा जो दिख रहा है, जो आपको एक चीज बता रहा हूँ, सर मल्टीप्लिकेशन में भी तो न्यूमरेटर में तो बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कहाँ कुछ हुआ? आप देखो पूरी वैल्यू घट रही है, 2 टाइम्स मैंने दिखा दिया आपको एप्सिलॉन के साथ, और जब वो 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया, 1 तो क्या आ जाएगा? आपका d माइनस t आ गया, तो घट गई ना। डिवाइडिंग जो फैक्टर है वो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा उस केस में क्या आएगा? जैसे 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, तो कोई गधा भी कहेगा 3/2 बड़ा क्यों कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है। मैंने सेम एग्जांपल आपको दिखाया, d माइनस t उस पहले भी था और बाद में भी था, लेकिन न्यूमरेटर एक बार 2a एप्सिलॉन नॉट, एक बार a एप्सिलॉन नॉट, तो न्यूमरेटर कम जिसका वो कम, जिसका ज्यादा वो ज्यादा। एक और चीज समझ लीजिए, फिजिक्स में जो दिखता है वो कभी होता नहीं, जो होता है वो दिखेगा नहीं। तुक्का इसीलिए सबसे ज्यादा गलत फिजिक्स में होता है। आप देख लीजिएगा, जय माता दी करिएगा, सबसे ज्यादा गलत जो है फिजिक्स में होगा, क्योंकि जो आंसर लगेगा यही होगा वही नहीं होगा। ये बरसों से चला आया है, यही चीज है। अब इन्होंने क्या देखा ना, इन्होंने ऐसे देखा, अरे ये हट गया यार, तो मुझे तो ये पहले से दिखा था, तो काम की चीज थी मेरे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को घटा रहा है ये, देखो ना, ये कोई न्यूमरेटर में एप्सिलॉन तो था नहीं, ये रिड्यूस छोटी वैल्यू दे रहा है ना इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो कोई भी डेसिमल नंबर हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करो, वैल्यू नेक्स्ट जो आएगी वो घट के आएगी। 1 से छोटा कुछ भी होगा, आप करके देखो, 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। तो डेसिमल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। भाई साहब यहाँ 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कम होगी ना, 0 पॉइंट में आएगी। 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर घट गया, डिनोमिनेटर घटेगा तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा या तो यहाँ तो भैया डायलेक्ट्रिक तो मदद कर रहा है मेरी। डायलेक्ट्रिक जब मेरा दोस्त है तो मैं उससे दुश्मनी क्यों करूंगा? और एक चीज मैंने बहुत पहले सिखा दी थी, मतलब बहुत पहले, जब शुरू हुआ टॉपिक तभी सिखा दिया था। अब यही खेल है, जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर कभी जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने कहा था डाइलेक्ट्रिक आने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, घटता नहीं है भाई साहब। डाइलेक्ट्रिक आने से, अरे भाई मेरी बस है, ठीक है, बस में जो है एक लिमिटेड सीट थी, ठीक, कुछ जगह खाली थी, वहां पे हमने भी सीट लगा दी, तो मेरी कैपेसिटी ऑफ बस बढ़ेगी या घट जाएगी? तो भैया डाइलेक्ट्रिक जब मेरा दोस्त है तो मैं उससे दुश्मनी क्यों करूंगा? और तुम हर बार इस क्लास में क्या हुआ है, जितनी बार तृप्ति आपसे मैंने पूछा है, कहीं ना कहीं आपको इस चीज पे काम करने की जरूरत है। जितनी बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वेरिएबल के फॉर्म में दिया, हर आंसर गलत है तुम्हें, हर बार तुमने उल्टा बोला है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज पे काम करने की जरूरत है, तुम्हें देखना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सही बता सकती हो, लेकिन आप आई डोंट नो व्हाई आप वो रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, बैठ के इसके ऊपर वैल्यू पुट करके 4-5 वैल्यू पुट कर लो और एक बार चेक कर लो कि चीजें चल कैसे रही हैं, क्योंकि ये जजमेंट आपकी हमेशा गलत है, ठीक है। जजमेंट अगर ये प्लस होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता, अगर ये प्लस वाला एक्सप्रेशन होता तो जो ये कह रही है सही बात हो जाती। क्यों? क्योंकि जो भी मल्टीप्लायर होगा 1 से बड़ा होगा। अब डिनोमिनेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू, ठीक है। यहां माइनस देखने से मुझे दिख रहा है कि मेरा दोस्त है, ठीक है, प्लस होता तो बात अलग होती, ठीक। चलो अब इससे ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको मैंने सिखा दिया। अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने टाइनी ड्रॉप सब पढ़ लिया, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारा केस आप में, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। एक सवाल था, हाँ एक और मैं गलती अपनी मानूंगा, मैंने एक और गलती करी है, गलती नहीं करी है एक्चुअल में बेटा, वो कॉपी में नहीं लिखा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप मेरे पास कॉपी लेके आए थे, उस कॉपी में नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे लगा नहीं, ये देख 3 मेरा है कि नहीं है, ठीक, यहाँ सही लिखा है, यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ 3 लिखना चाहिए था, बस बाकी सब सही है।
अच्छा एक जगह गलती हमने कर दी, बस वही पकड़ ली। अरे भाई यहाँ सही तो लिखा है। तो वहाँ तो हम भी लिखे। चलो ठीक है, वैसे इसने दिखाया मुझे, अच्छी बात है, वेरी गुड। इन्होंने दिखाया तो मैंने ये पाया कि यहाँ तक सही कैलकुलेशन हुई है, फिर मैंने यहाँ 3 मिस कर दिया, 3 मिस कर दिया, बस बाकी सब कुछ सही है। आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया था, आंसर आया था 1.068 × 10⁻⁹। आपको करना क्या था, सिखाया गया था मैंने कि डेसिमल रिमूव करोगे तो 10⁴ आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा, वो ऐड हो जाएगा आपके इसके साथ, बन जाएगा 10⁻, ये 10⁵ के साथ जाएगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁹ को पहले ही अलग कर दो। अब ये पूरी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी वो इन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यू कैन इजीली डिवाइड इट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.068 × 10⁻⁻, क्योंकि 10⁻⁹ को पहले ही सॉल्व करके मैंने अलग कर दिया, तो उसमें कुछ करना नहीं है। मतलब करना क्या है, हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। चाहे आप 1 से अलग अलग करके डिवाइड कर लो, चाहे आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। अलग अलग करके करना स्मार्टली है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में तो फिर 5 ही बचेगा ना, 5 से भी कर लेंगे अपन। जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना इज इजियर देन पूरा मल्टीप्लाई करना। तो वेस्ट ऑफ टाइम करने के बजाय आप एक बार 157 को ले लो, एक 177 को ले लो, और जो भी आपका डिवाइड करने वाला आंसर आएगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, जो नया नंबर आएगा फिर उसको डिवाइड कर दो। ठीक, इस तरीके से करना ज्यादा बेटर होगा इसमें। ठीक है, तो स्पीड में करना है तो यही करना है, इसको तो टुकड़ों में सॉल्व करो। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गए थे सारे। आज लेक्चर नंबर 8 है और आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ क्या दिया हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपिटल इज 0.05 मीटर में दिया हुआ। A field of electric field दिया हुआ that is 3 × 10⁴ volt per meter is established between the plate। ठीक है, it is disconnected from the battery, बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, and an uncharged metal plate of thickness 0.01 मीटर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोग ने वो इन्फिनिटी वाला केस। यहाँ पर हमने क्या पुट किया है, मेटल प्लेट, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी पढ़ा के आ रहे हैं जस्ट। ठीक है, इनटू द गैप बिटवीन द प्लेट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। लेकिन आपसे भी पूछ दिया है, आपको सी का फॉर्मूला अभी जस्ट दिखा के आ रहा हूं मैं पीछे। डायरेक्टली यहाँ सी दिख रहा है तुमको, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल प्लेट एंड, तो यहाँ कह रहे हैं कैपेसिटर, कह रहे हैं पोटेंशियल बता दो भैया, जब हमने इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं किया उसके पहले का सिचुएशन। तो मतलब वो एप्सिलॉन नॉट वाली कंडीशन हो गई। अरे जब स्लैब नहीं है तो एयर है, एयर के केस में जो परमिटिविटी हो तो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। तो पहला तो करना सबसे आसान है, ट्राई करिए, फटाफट करिए। वेरिएबल के फॉर्म में आंसर देंगे कि वैल्यू के फॉर्म में आपको ऊपर देखना है। ठीक है, सारी चीजें सामने हैं, बस देखने की जरूरत आपको है। ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं तो हुई। ठीक, चलिए देखिए बॉस, यहाँ पर पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्यों, क्योंकि पहले कुछ नहीं आ रहा है तो यार फिगर बना लो अपने लिए, है ना। ये हो गया तेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। ठीक, इसके बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 0.05 मीटर। ठीक, इस पे बोल दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, इस पे बोल दिया नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। पूछ रहा है कि इनके बीच में, दोनों प्लेट ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल कितना होगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, V = E × D। D की वैल्यू ऑलरेडी SI यूनिट में दी है, E की वैल्यू भी ऑलरेडी SI यूनिट। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन बन गया। तो ये आंसर आ गया आपका सीधे 0.05। ठीक है, आपको पता है कि 2 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। तो 10⁻², यहाँ पर, यहाँ से गायब हो जाएगा मल्टीप्लाई। या तो हम डेसिमल हटाएं, डिनोमिनेटर में ले जाए, या तो डायरेक्टली हटा दे, है ना। आ गया, ठीक। ठीक, क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, 1.5 किलो वोल्ट। ये भी तो सही है ना, किलो मतलब 10⁻³ मैंने 15 से एक डेसिमल लगा के 10 निकाल लिया। 1.5 × 10 लिखूंगा तब भी तो 15 ही लिख रहा हूँ ना, लेकिन 10⁻³ को मैं किलो लिख सकता हूँ। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन करो फटाफट। क्या कह रहे हैं, आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन, मतलब बैटरी को लगा दिया, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 2 इज इंट्रोड्यूस्ड प्लेस ऑफ मेटल प्लेट। हमने मेटल प्लेट की जगह क्या कर दिया बताओ,
मेटल प्लेट की जगह हमने एक नया, क्योंकि मुझे पता है मेटल प्लेट वाला तो दिमाग में क्लियर है, इन्फिनिटी वाला केस है। मैंने कहा मेटल प्लेट नहीं चाहिए मुझे, वो तो डराने के लिए दिया था सिर्फ, मैंने क्या बोला, सिर्फ डराने के लिए दिया था, उसका कोई मतलब नहीं है। वहां कंफ्यूज करके बैठे हैं तुमको, तुम क्वेश्चन वहां देखते रहोगे और आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब मैंने उसको हटाया और एक डायरेक्टली डालते, इसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2। तो मुझे बता दो फटाफट। ध्यान से देखना, इट इज डिस्कनेक्टेड, ऑलरेडी लिखा हुआ, बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग को जाए गलती ना करो। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से हटा दिया है। तो अब जो चार्ज रहे होंगे वही चार्ज उसके पोटेंशियल को मेंटेन करेंगे। और प्लेट को भी हटाकर अब क्या डाल दिया, एक नया डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 दी हुई है। क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 दी हुई है सेकंड वाले केस में। तो इसका मतलब पोटेंशियल भी चेंज होगा, कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। यस, हाँ चेंज होगा। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। बैटरी रिमूव करने से क्या हो जाएगा कांस्टेंट, देयर इज ओनली वन वेरिएबल व्हिच विल बी कांस्टेंट, दैट इज चार्ज। जो कि चार्ज देने वाला कौन था, हाँ ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, कोशिश करिए, सही जा रही है थोड़ा बहुत। बस मैं ये कह रहा हूं कि बैटरी का केस समझ लो भैया, 50 क्वेश्चन कर लोगे, बैटरी हटते ही दिमाग में फिक्स कर लो। बैटरी क्या कर रही थी, चार्ज दे रही थी। किसको चार्ज दे रही थी, कैपेसिटर को चार्ज दे रही थी। बैटरी को हटा देंगे तो जो सोर्स है वो हट गया, तो चार्ज देने वाला कोई बचा नहीं, जितना मेरे पास रहेगा वही रहेगा ना। इट मींस दैट आफ्टर रिमूविंग द बैटरी Q विल बी कांस्टेंट। Q क्या हो जाएगा, बस। अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, यहाँ से आपको करना है। जो ये बोल रही थी लड़की सही बोल रही थी, लेकिन उसका यूज कैसे करोगे ये तुम देखो। सही बोला तुमने, लेकिन आगे करो। हो गया, आंसर क्या है, कितना है, 1.2 आएगा। V का फॉर्मूला तो डिराइव किया था यार, बाकी लोग करते रहे, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए अभी जस्ट क्लास का रिवीजन करवा रहा था मैं, और वहीं पर एक बगल में फॉर्मूला लिखा हुआ था। कहाँ गया भाई V वाला फॉर्मूला, देखो ये रहा V का फॉर्मूला, ये वो लिखा हुआ है साइड में, वो फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इधर भी लिखा है उधर भी लिखा है, ठीक है। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, चीटिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो पहले K2 दिया है, वो आना क्या है बेटा, ये दिया हुआ है, देखो सामने सामने दिया है, तो वो आएगा कहाँ से, उसकी तो वैल्यू यूज करनी है ना। K मतलब एप्सिलॉन आर, K और एप्सिलॉन आर एक ही बात होती है। तो पहली बात तो Q = CV, ठीक। लेकिन सर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ये तो पता है, ये कैसे मैंने पुराना कैपेसिटेंस ले लिया और पुराना वोल्टेज लिया। वोल्टेज अपन ने निकाला, दैट इज 1.5 किलो वोल्ट आया था। C अपने को नहीं पता था उस टाइम पे, C हमने निकाला भी नहीं था। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर रिमूविंग द बैटरी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर इज यस। देन न्यू कैपेसिटर विल बी C डैश एंड पोटेंशियल विल आल्सो चेंज। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V डैश, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा Q को सेटिस्फाई करेगा, आंसर इज यस, बिकॉज वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि C चेंज नहीं हो रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि V चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ये चीज पता है कि C × V = C डैश V डैश। अब कर लो, तो यहां से क्लियर है कि सर इनका यूज कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को हम चाहें तो इक्वल टू कर सकते हैं। तो द न्यू पोटेंशियल, बिकॉज वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू पोटेंशियल, हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, नया पोटेंशियल कितना है, नया पोटेंशियल कितना होगा। तो फिर कहाँ है भाई तुम्हारी टी शर्ट, कहाँ है, वेयर इज योर ड्रेस, कहाँ है भाई मिस्टर शिवांश, भूल गए, हम तुम्हें ना भूल जाए। ठीक है, C डैश अपॉन C डैश क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, हमें V डैश चाहिए तो C डैश को इधर नीचे फेंक दिया, तो हो जाएगा CV अपॉन C डैश। अरे जरा चीज तो हमें पता है, C का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता, C निकाला नहीं था लेकिन निकाल सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, तो C की वैल्यू निकालना आसान है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12,
और a अपॉन d। d 0.05 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। a तो पहले भी नहीं चेंज होगा और बाद में भी चेंज नहीं होगा। आराम से देखना, इन सबको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, 1 सेकंड में आंसर आने वाला है तुम्हारा। मैं अब ये आपके लिए मैंने c लिख दिया, ये मैंने v डैश का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखना मैं सॉल्व कैसे करूंगा। कभी भी वैल्यू पुटिंग करने की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो c डैश क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला अभी पढ़ा के आ रहा हूँ पीछे। ये हो जाएगा d माइनस टी, फिर क्या लिख सकते हैं प्लस टी बाई के। ठीक, चाहे अपन 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर वाला यूज कर लें या फिर प्लस टी अपॉन के वाला फॉर्मूला यूज कर लें, दोनों अपन यूज कर सकते हैं ना। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, चाहे तो आप ये यूज कर लीजिए, चाहे आप d माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन, अभी करा के आया हूं ना, कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। ठीक, इनको डिवाइड करेंगे अगर, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि c अपॉन c डैश करना है, ठीक है। तो c और c डैश जो कॉमन है वो तो कट ही जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है एप्सिलॉन नॉट a, तो वो तो कट जाएगा, ठीक है। तो कर लो डिवाइड भाई, और v डैश का फॉर्मूला भी लिख ही लेते हैं इसी माने। इसका एक फॉर्मूला भी है, अभी पीछे दिखाया था मैंने, चीटिंग करवाई थी, क्या था d माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन क्या जाएगा q या फिर d, क्या जाएगा d आएगा, ठीक है। आप सारी वैल्यूज को यूज कर लो, आपको v डैश निकालना है, v डैश का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे। कितना आया था तुम्हारा 1.35, सही है, सही आंसर है। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, सही कह रहा। मेटल के लिए क्या आएगा, मेटल के लिए क्या आएगा, अगर मेटल प्लेट इंसर्ट करते तो क्या आएगा, 1.2 आएगा। क्या करेंगे d माइनस टी अपॉन डी इंटू वी, यहाँ पर v भी कर, ठीक है। वहां से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तुम v डैश। कितना आएगा v डैश की वैल्यू बताइए, d कितना है 0.05 माइनस 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 2, के की वैल्यू कितनी है 2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 0.05, और v कितना हो जाएगा 1.5। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1.35, यहीं से कर लो चाहे। और v मेटल के लिए क्या हो जाएगा बताओ, अगर अब ये पूछा नहीं है लेकिन फिर भी v मेटल के लिए क्या हो जाएगा, k हो जाएगा सर इन्फिनिटी, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा d माइनस टी अपॉन डी इंटू वी, कितना आ जाएगा 0.05 माइनस 0.01 अपॉन 0.05 इंटू 1.5, आंसर कितना आ गया 1.2 किलोवोल्ट, ठीक है। ये मेटल के लिए, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मैंने बता दिया बस, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिखा होगा, इस वैल्यू पुट करनी है यार, है ना, इसमें कोई दिक्कत, क्या आ जाएगा ये d कितना है 0, k कितना है 2 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1. सॉल्व कर लें इसको, क्या आ जाएगा 1.3, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का। जल्दी करें बेटा, नोट करें फटाफट।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल ऑफ 20 किलोवोल्ट एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 × 10⁻⁴ माइक्रोफैराड। इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 0.01 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मिलीमीटर, यहां पे जानबूझ के एसआई ने मैंने दिया और मिलीमीटर में दिया हुआ है। देन फाइंड फर्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकंड क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, और थर्ड क्या है एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, ये दिया है डी, जो कि जानबूझ के मिलीमीटर में दिया हुआ है। कर पाएंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको सिखाया गया है, बताइए क्या होगा। ठीक है, देखो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, जिसको करना है वो करिए, जो जिसको नहीं आ रहा वो मुझे फॉलो करिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक, क्या आ जाएगा अभी, कितना है 20 × 10⁻³ वोल्ट अपॉन कितना दिया हुआ है, डी कितना है 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2 लिखेंगे इसमें कि एसआई में करेंगे 2 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ याद करना सिखाया था और सॉल्व करना भी सिखाया था। मिलीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। जिसको अभी भी नहीं याद है उसके लिए बता दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो पहले मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेंटीमीटर से आप मीटर में करोगे 10⁻³ से फिर से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल बन जाएगा 10⁻³ समझ गए। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद कर लें। ठीक, -3 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा आपको भी पता है, ये 10 आ गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 10⁻⁷। ये यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है सेकंड के लिए, क्या हो जाएगा भाई, C = E/A/D। अपने को चाहिए εr, क्या आ जाएगा C × D/ε0। ठीक है, सर ए भी आएगा ना नीचे, ए आएगा नीचे। ठीक, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन 2 × 10⁻⁴ माइक्रोफैराड में दिया है। माइक्रोफैराड को चाहो तो फैराड में कर सकते हो, माइक्रो घटाओगे क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, देखा जाए तो जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, εr के फॉर्म में आएगी। εr क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो आपको अगर नहीं चेंज करोगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, पड़ेगा सर, सब ऐसा ही में है। तो क्या जाएगा ये 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁶, ये फैराड में आ गया एसआई सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है आपका वैल्यू, क्या है डी कितना हो जाएगा 0.002 या फिर 2 × 10⁻³ लिख दिया, और बताओ। ठीक है, ε0 की वैल्यू आपको भी पता है 8.85 × 10⁻12। देखो ये -10 यही आ गया तो यहाँ बचेगा -2 और -2 कट के यहाँ बचेगा -1। ठीक है, फिर आगे एरिया भी पुटी कर दो, कितना दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर। 0.01, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 × 10⁻² लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या। फिर एक बचेगा 10⁻⁻1 ऊपर था, नीचे -2 है, देख लो क्या करना चाहिए तुम्हें। तो ये आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ -1, इसको ऊपर भेज दोगे +10 हो जाएगा। अभी डिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं है, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ 2 × 10/8 अभी चाहो 2 डेसिमल हटाओगे ऊपर 10⁻² ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब कर लेना सॉल्व यहाँ से, अब कर लोगे ना टीम, डिवाइड कर लोगे। अब 2 का टेबल तो पढ़ ही सकते हैं अपन। 4.5 यस 4.52, उसको हाँ बात सही है 4.52, ये इसका आंसर है देखो। ठीक है, ओके। वो तो सबसे ज्यादा है। क्या करेंगे अपन, वी भी पता चल चुका है और वी तो ऑलरेडी नोन था, कौन सा वन यूज करेंगे एनर्जी के लिए। यस, क्या जाएगा थर्ड केस में u = ½ CV²। ठीक है, 1/2 × c कितना है 2 × 10⁻⁻10 लिख दूं तो कोई दिक्कत, अरे -4 और -6 मिलके -10 बना देंगे। ठीक, और क्या कर दूं बताओ, वोल्ट दिया हुआ है 220 × 10⁻³ लिख दूं ना मैं,
अब कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? ये 2 कट गया, बाकी तो कुछ करना ही नहीं था। -3 और ये -7 है, यहाँ पे 4 हट जाएगा तो 2 × 10 की पावर क्या जाएगा? -6। लो आंसर आ गया तुम्हारा। सर सीवी स्क्वायर तो सीवी स्क्वायर है क्या? Yes, sir, तो आपने से 20 गलती हो गई भगवान लो, है ना? अभी सब हमें खा जाएंगे, इससे पहले हम धीमे थे। अरे ये लगा तो था यहाँ, इस पर देखा नहीं क्या? ये अभी ठीक है, अब तो और आसान हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये 2 × 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा? 8 है ना? और ये जाएगा 4 × 10 की पावर 8 प्लस 8 -10 बचेगा -2, तो 4 × 10 की पावर -2 जूल। आंसर क्या आ गया? 4 × 10 की पावर -2। अच्छा, थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि ये जगह कम थी, और लेकिन अगर आपको समझ ना आए इसलिए मैं व्हाइट लाइन से सेपरेट कर देता हूँ पूरे पार्ट। मेसी सा लग रहा है, ठीक है? वो नीचे किसका कोई मतलब नहीं है ना। देखो मेरी कैलकुलेशन में हमेशा 10 की फॉर्म में आंसर देखोगे। क्यों? 10 की फॉर्म में हमेशा वो 10 वाला पार्ट अलग कट जाता है और वो कभी डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है? और 10 की पावर को कभी भी आप चाहो तो हटा सकते हो। 10 का माइनस मतलब क्या हो गया बताओ? डिवीजन चला जाएगा, आंसर 0.04 दिख रहा है ना? तो ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म रखने का तरीका है। हमेशा सॉल्व करना है तो 10 की पावर को हमेशा अलग कर लो और 10 की पावर अलग करके कैलकुलेशन करो, कभी भी आपकी गंदगी नहीं होगी, क्लीननेस रही बनी जाएगी और आपका कैलकुलेशन भी इजी होगा, ठीक है? फ्री फ्लोइंग कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक? चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 चार्ज वाटर ड्रॉपलेट। ध्यान रखना, वाटर ड्रॉपलेट पढ़ा है ना हम लोग ने? यस सर। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। कितनी है? नंबर ऑफ बताओ। 27। ईच ऑफ रेडियस 10 टू द पावर, ये एसआई में दिया हुआ है, हमेशा याद रखना है। एसआई हमेशा देखते चलता हूं मैं, एसआई है या नहीं है। नहीं होगा तो अपन करेंगे उसको, ठीक है? चलिए, एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 10 की पावर -12 कूलम। क्या है ये? स्मॉल क्यू दिया हुआ है। स्मॉल क्यू क्या होता था? जो आपके स्मॉल ड्रॉप का चार्ज होता है उसको स्मॉल क्यू लेके चलते हैं अपन, ठीक है? कोइलीज का मतलब मैंने पहले सिखा दिया, ये सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है। दैट इज हम मर्ज कर रहे हैं, सारे छोटे-छोटे ड्रॉप को ऐड करेंगे, बड़ी ड्रॉप बनाएंगे टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास है, मैंने पढ़ाया है, यूज कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? वॉल्यूम वाला तरीका भी अपना सकते हो, जैसे डेरिवेशन किया था अपन वॉल्यूम से चाहे तो कर ले, है ना? चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कर ले, है ना? करो, करके बताओ। तो फॉर बिगर ड्रॉप हम पहले लेट द चार्ज ऑन स्मॉलर एंड बिगर ड्रॉप क्या हो जाएगा? बी स्मॉल क्यू एंड कैपिटल Q and each of radius smaller and capital R, ठीक है? कोई दिक्कत? अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप डेरिवेशन करेंगे या मेरा जो बनाया हुआ डेरिवेशन का फॉर्मूला है डायरेक्टली यूज करेंगे? दैट इज n टू द पावर 1/3 ऑफ स्मॉल r। कैपिटल R इज इक्वल टू क्या? n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्मॉल। अब वो डेरिवेशन समझ में आ रहा है क्यों करवाया था? है ना? डायरेक्टली यूज हो जाएगा तो ये जाएगा कैपिटल R इक्वल टू 27 के, और ये तो आंसर 1/3, ये तो 3 आ गया, ठीक है? क्यूब होता है ना ये, आंसर क्या है? और ये क्या r कितना दिया था? 10 की पावर -3 10 to the power -3 मीटर। देखो हो गया ना आसान। अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = K Q/R, जिसमें दो चीजें तो सॉल्व हो गई। अब एक कर लो भाई, ये वाला K कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दिस इज नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये स्मॉल K लिखा हुआ है, अच्छा दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दिस इज योर स्मॉल K, ठीक है? दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। अब आप Q निकाल ले तो Q का रिलेशन भी होता है, क्या हो जाएगा? एक स्मॉल Q है आपका 10 की पावर -12 कूलम, 27 हो जाएगा 27 × 10 to the power -12। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अगर वो डेरिवेशन आपको पता है तो आपके लिए चीजें कितनी आसान हैं।
और अगर नहीं पता है सब से देखो SI में है, ठीक है, -3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, -9, ये -9 और +9 कट गया और 3 9 जा, अरे 81 वोल्ट आ रहा है। कितना आसान है क्या भाई नदीम, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? कैलकुलेशन तभी मजा आएगा जब 10 के फॉर्म में रखोगे और 10 के फॉर्म को हटाते चलोगे धीमे धीमे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी छोटी बच जाएगी और उसको सॉल्व कर लेंगे। देख रहे हो कितना आसान है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, स्टार्ट करें। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया सब कुछ, कैपेसिटर के क्वेश्चंस कर लोगे, ट्राई करना, ठीक है, नहीं होगा तो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आप सीखेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अभी 10-15 मिनट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपने कवर कर दूं, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कहां एंटर कर रहे हैं, धीमे धीमे अपन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैपेसिटर पूरा लमसम खत्म हो चुका है, सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक का रह गया है टॉपिक, जो कि मैं कंबाइन करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए अब चीजें मजा आएगी, फिर आसान लगेगी आपको, है ना। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज का मतलब क्या सिखाया था मैंने, जाने का रास्ता सिर्फ एक होगा अगर करंट को, तो फिर सारे के सारे कंपोनेंट आपके क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अगर जाने के रास्ते अनेक तो पैरेलल। तो कुछ जिसको नहीं आता वो कहेगा सर यहाँ से निकले, ठीक है, यहाँ से निकला करंट मेरा I, फिर यहाँ पहुंचा तो अब इसके पास इसके अंदर से जाने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। अब वो जाएगा नहीं जाएगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये देखो ट्रिक है। अभी कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये तो अंदर करंट ही नहीं होता, क्योंकि आपने तो अभी सिखाया नहीं डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या कंसेप्ट है ना। तो वो जब तक नहीं पता है तब तक आप कह सकते हो सर करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में गैप है। तो बहरहाल बहुत लंबी कहानी है, अपन कहेंगे कुछ नहीं भैया, एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ से रास्ता तो एक ही है ना, ठीक है, रास्ता एक ही है, तो रास्ता एक है तो इसका मतलब सारे के सारे किसमें है, सीरीज, किसमें है, सीरीज। अगर पहला वाला चार्ज इंड्यूस होता है प्लस Q, सुनो ध्यान से, इसको कुछ नहीं आता है, वो तो मुझे कितना सिखा देगा, कहेगा सर इस पर अगर ऐसे रखी हुई है कुछ प्लेट्स, देखना ध्यान से, बहुत प्यारा फिगर बनेगा। पहली प्लेट है, ठीक, बगल वाली मैंने कहा, तुमने कहा सर ये न्यूट्रल है, क्या है ये, न्यूट्रल। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कह रहे हैं इसके बगल में आप रख दो सब न्यूट्रल है, ठीक है। मैंने कहा चलो सही, तुम्हारी बात ही सही है, हमारी बात गलत है, ठीक है। और कहा कि मैं सिर्फ पहली और आखिरी वाले पे कुछ चार्ज देने वाला हूँ, बाकी पे जादू हो जाएगा, देखना जादू, ऐसे जादू करेंगे, क्या हो जाएगा, इस पे मैंने बोला कि सारी पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा करो सर। मैंने कहा चलो भाई तुम्हारी बात मान ली, ठीक है, ठीक है, सुनना ध्यान से कैसे खेल होगा। तो ऑटोमेटिकली सर इसके इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ाया था आपने, हमने उसी चीज को सोचा कि इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने सिखाया और हम जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, होगा। अंदर वाली प्लेट पे क्या दिखेगा सर, सारे माइनस दिखेंगे और सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -Q। तो बाहर वाली प्लेट पे क्या होगा, सारे प्लस दिखेंगे। लेकिन मैंने कहा रुको बच्चों, रुक जाओ आराम से, मैंने कहा एक तार लगाओ। आप भी जानते हो कि आपने सिखाया था अगर तार लगा देंगे तो क्या करेगा, ये इसको भगा देगा सारे पॉजिटिव, तो कहां जाएंगे, यही बगल में ही जगह है ना भाई। फिर से ये चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा है, तो उसने कहा चल भाई यहाँ निगेटिव ले गया, आएगा कि नहीं आएगा, सब ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने कहा फिर आप कहोगे यहाँ प्लस लिखो, उससे पहले मैं कह दूंगा भैया यहाँ मैंने तार लगा दिया, फिर क्या होगा, पॉजिटिव को भगा दिए गए, प्लस Q। तुम कह रहे थे करंट नहीं फ्लो होगा, लो भाई करा दिया कि नहीं करा दिया, लो करा दिया। क्या मैंने इधर बीच में कुछ जोड़ा, नहीं। ऑटोमेटिक कैसे हो गया, क्योंकि सबके पास पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बस आपको तोड़ने की ताकत चाहिए। अब ध्यान देना, अभी यही गलती हो जाती है रटते टाइम, यहाँ पॉजिटिव आया था लेकिन तार की वजह से ट्रांसफर हो गया, इस पे ये न्यूट्रल बना रहा, चार्ज को एक्स्ट्रा मिल गया। सुनना ध्यान से सुनना, एक ही पे हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दूसरे वाले मत कह देना। इस पर चार्ज इस वाली प्लेट का चला गया ना, तो ये तो न्यूट्रल पहले ही था, इसको एक्स्ट्रा मिल गया, तभी तो ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन ये वाला भाई पहले भी न्यूट्रल था, मतलब देखो ध्यान से, हर बार एक प्लेट छोड़ के सब पे आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज तो फ्लो हो गया ना, बिना टच किए फ्लो हो गया। और बताओ, ठीक, तो इसका मतलब आखिरी वाले पे क्या होगा, तो कहेंगे अरे सर इसको तो नेगेटिव दे दो, इस पे प्लस आ ही नहीं सकता सर, क्यों नहीं आ सकता। मैंने कहा रुक जाओ, सबर करो, ये लो भाई, ये माइनस ये प्लस,
बन गया? यस। दिखा कुछ? मजा आया? तो इसका मतलब चार्ज तो कांस्टेंट ही है, जितना चार्ज इसके पास उतना चार्ज इसके पास उतना ही इसके पास। तो सीरीज का जो कंसेप्ट था, जो आपका करंट होगा वो सब में सेम होगा, यही पढ़ के आए हैं ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2 एंड इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 3। मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी, और ना मैं ये कहूंगा द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस 1 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस 2 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस 3। मैं ये सारी बातें आपसे नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सर जी C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 इज इक्वल टू C3 V3, ठीक है, ये तो पॉसिबल है ना। मैंने ये नहीं कहा कि C1 C2 C3 बराबर है, मैंने ये भी नहीं कहा कि V1 V2 V3 बराबर है, मैंने बस ये कहा कि कुछ भी हो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? सेम, क्योंकि सेम ही चार्ज तो है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है सबको? तो इसका मतलब है अगर अपन देखें ध्यान से, तो अगर हम टोटल चार्ज के फॉर्म में देखेंगे तो उसकी वैल्यू तो क्यू ही आएगी। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैंने इसको मान लिया टोटल V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने V कहां लिख दिया? नीचे, ठीक है। मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और तुम बाहर से देख रहे हो, बस मैं बता रहा हूं यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है और यहाँ वोल्टेज V3 है। तो आप कहेंगे सर जी सीरीज में तो वोल्टेज बढ़ जाता है, यही तो सीखा है ना भैया। सब कुछ भूलना थोड़ा ना, जो सीख के आए वो लॉजिक चलेगा ना, फिजिक्स है, कोई हिंदी इंग्लिश तो पढ़ने गए कि रोमांस हो रहा था बदल गया मामला, है ना, मूड बदल गया। तो ऐसा सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि वोल्टेज सीरीज में बढ़ता है तो बढ़ता है, तो बढ़ भी रहा है, ठीक, सामने से दिखा दिया और ऐसे छुपा के दिखा दिया। इसका मतलब ये इक्वेशन लिखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि केवीएल पढ़ चुके हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यही कहता है कि टोटल जो होगा वोल्टेज क्या होगा सीरीज में, अलजेब्रिक सम कर दो इंडिविजुअल कंपोनेंट का। तो मतलब ये दिख रहा है। अच्छा ये दिख रहा है तो अपने को यहाँ V1 से ये मिल जाएगा, V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करेंगे वही तो प्रूफ करने जा रहे हैं, वही अभी देखो वही प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब अगर इसको बॉक्स में करते हैं पैक और कहते हैं टोटल कैपेसिटेंस इन तीनों का मिला के क्या है C, तो कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो दिया वो तो भैया Q ही गया ना। तो मैं वहां पे ये कह सकता हूं Q बराबर C इंटू V, ये वाला और जो चार्ज देगा, और मैंने कहा इन तीनों का मिला के कैपेसिटेंस कितना है? C के बराबर है। तो इसका मतलब है V बराबर Q अपॉन C होगा या नहीं होगा? और ये C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, लिख लो, ऑफ द सर्किट, या फिर इसको एक और नाम जाना जाता है, कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये भी कहते हैं भैया, ठीक है। स्पेलिंग ना आए तो सुन लो, EQVIVALENT, और ये कैपेसिटेंस की स्पेलिंग तो सीख ही चुके होंगे, ठीक है। तो मतलब मैं ये भी यूज कर सकता हूं इस इक्वेशन में। तो इस पूरे इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको मैं लिख सकता हूं सर, यहां लिख दूंगा मैं कैपिटल Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन, अगर मैं Q को कॉमन ले लूं बोथ साइड तो Q कट जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो फॉर्मूला बन रहा है वो कैसा बन रहा है? 1 अपॉन C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon plus 1 upon C2 C3। मतलब जब मुझे निकालना होगा टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में, तो मैं क्या करूंगा? इस प्रकार से निकालूंगा। अब मैं ट्रिक सिखा देता हूं फटाफट, ट्रिक में ही तो इंटरेस्ट है ना, इतनी मेहनत कौन करेगा। रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का केस है वो कैपेसिटेंस का सीरीज का केस बन जाता है, ठीक है। ये मैंने डिराइव कर दिया, और आप वैसे भी याद कर सकते हो। तो आपको पैरेलल का पता ही है क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो कहते थे 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, इसी प्रकार से जितने भी होंगे उतने कर लेंगे। यहाँ भी देखो 1 अपॉन C टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, हाँ
प्रूफ भी तो हो गया, रीजन है ना इसके पीछे। ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज का फॉर्मूला बनके तैयार। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला जिसको आपको याद करना है। अगर ऐसे 1000 होंगे तो 1000 बार अपन यही सेम चीज करेंगे। ठीक है, जितने भी होंगे उतने आप कर सकते हैं। ठीक, 3 मैक्सिमम है, 3 से ज्यादा कहीं कंडीशंस होती नहीं है। हाँ, nth के फॉर्म में किसी ने कभी पूछ दिया तो बात अलग है, कुछ करना ही नहीं है, तब क्या हो जाएगा C4 1/C4 + 1/C4, कब तक Cn तक करेंगे। मतलब कहने का मतलब जितने भी कैपेसिटर आप लगा दो उतनी बार अपन ये सेम एक्टिविटी कर लेंगे, और एलसीएम तो निकालने आता ही है। जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में उल्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि 1/C के फॉर्म में आंसर हमें C चाहिए था, ये गलती हो जाती है, तो अपन इसको इनवर्स करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो इनवर्स में आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट पैरेलल। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में ये हो जाएगा। पैरेलल का आप खुद करके बताइए क्या होगा, दिमाग लगाइए। आपको एक चीज पता है, चलिए वो तो अब समझ में आ रहा है कि आप सीधे बता दोगे सर C = C1 + C2, ये तो रट गए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक, लेकिन करेंगे कैसे, प्रूफ कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से, जो अपन पढ़ के आ रहे हैं वो बातें गलत नहीं हो सकती। मतलब पैरेलल क्या बेटा? हाँ, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो भी वोल्टेज होगा C1 के क्रॉस वो V होगा, C2 के क्रॉस भी V होगा, और क्योंकि पैरेलल में करंट बदलता है लेकिन वोल्टेज नहीं बदलता, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा सर? Q1 इधर Q2 और इधर Q3। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर से इस बार अपन यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे बताइए? तीनों हमें पता है कि V बराबर अपन लिख सकते हैं Q1/C1, और लिख सकते हैं Q2/C2, और लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और हमें भी पता है कि हमने टोटल चार्ज कितना भेजा था बैटरी से टोटल चार्ज हमने भेजा था Q, पहुंचा कितना? सब पे अलग अलग पहुंचा। एक पे पहुंचा Q1, एक पे पहुंचा Q2 और एक पे पहुंचा Q3। तो अपन कह सकते हैं टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 + Q2 + ठीक है, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V, Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2V, और Q3 की वैल्यू हो जाएगी C3V, इस वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ लिख दूं क्या आपके लिए? तो यहाँ से कह सकते हैं Q1 = C1V, Q2 = C2V, और Q3 = C3V, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C × ठीक है, C × V, so we can easily write it like this। यहाँ लिख देता हूँ, Q बराबर क्या हो जाएगा? CV, वो चारों वहां से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। CV = C1V + C2V + C3V, V को कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। देखो इधर भी V है, उधर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? C = C1 + C2 + C3। रटने की क्या आवश्यकता है, जब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला है वही आपका कैपेसिटेंस में पैरेलल का फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने क्या उल्टा बोल दिया? हाँ सही तो बोला, सही बोला। लेकिन स्कूल में तो एक आर्ट दिया था, मैंने सही करा था। हाँ, कटवा दिया था सर, उसमें 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 करते हैं। और मेरे नंबर पूरे चले गए। ये एकदम सही है, कहीं कंफ्यूजन हो गया होगा उन लोग को, यही सही है। अब वो मैम ने मना कर दिया जैसे मैम बोल रही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही। हाँ, कौन से स्कूल से हुआ है तुम लोग? सेंट एंथनीज, वो अलग है। कॉलेज। तो क्या दोनों में सेम टीचर पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, या हम फिजिक्स कहीं और पढ़ के आ रहे हैं? भैया यही होता है, ठीक है, यही है फिजिक्स। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, लेट मी नो कि उसमें क्या होगा। नहीं तो टीचर से फोन पे बात करा देना, चलेंगे पीटीएम कर लेंगे, हम भी तो देखें क्या है ऐसा, कौन सी साइंस लग रही है। फिर अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे, 3 कैपेसिटर ले लेंगे, तीनों को सर्किट में कनेक्ट करेंगे, एक वोल्टमीटर ले लेंगे और चेक करेंगे नया क्या है ना। अगर कुछ चंदा वंदा जमा करो तो हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। और बताओ, वोल्टमीटर सबसे महंगा हम ले आएंगे, कैपेसिटेंस 40-40 रुपए मिलता है, ले आना। ठीक है, 3 कैपेसिटेंस लगाएंगे अपन और सर्किट बनाएंगे, तार जोड़ के यहीं चेक कर लेंगे। ठीक है, और आएगा आंसर वही जो हम बोल रहे हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। कोई नहीं, सब ठीक है। हमारा कैंसिल है तो फिर से चलिए देखिए, बस 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 देखो भैया क्या है, हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, लेकिन
यहाँ पर हमने प्लेट के एरिया को डिवाइड कर दिया। कैसे? अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया एक की A1 है एक की A2 और दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। बस आपको मैं एक ट्रिक दूंगा, जस्ट सी इफ इट इज इन पैरेलल और सीरीज। तो आप आसानी से कह सकते हो सर द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब A1 विल बी सम, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर C1 डैश, ये हो जाएगा C2 डैश। सीधी सीधी बात है सर, चार्ज जो होता है वो पूरे के पूरे प्लेट पे होता है। सुनना, ध्यान से सुनोगे तो दिख जाएगा, नहीं सुनोगे तो दिक्कत आएगी। तो सर कुछ चार्ज यहाँ से जंप करेगा, कुछ चार्ज जंप तो नहीं करता है, वो मुझे भी पता है और मैंने आपको सिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उससे इंड्यूस होता है। तो सर यहाँ वाला चार्ज और यहाँ वाला चार्ज अलग अलग होगा। ये तो सर पैरेलल में होता है। सर चार्ज कब बढ़ते हैं कि सीरीज में बढ़ते हैं? हाँ, पैरेलल में बढ़ते हैं, पैरेलल में बढ़ते हैं बॉस। अब तो कर लोगे। तो न्यू सी विल बी व्हाट? C1 डैश प्लस C2 डैश। बस ये इसका आंसर है। और बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? कर लोगे ना? मुझे इसमें एक चीज पढ़ानी पड़ेगी। चलो ठीक है, इसमें एक आपका सीरीज वाला भी बनाना पड़ेगा। चलो हम सीरीज बता देंगे, ये लिख लो लेकिन। ठीक है, चलो ये होमवर्क है, करके ले आना। कर लोगे ना? चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।